हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। प्रोसेस कोस्टिंग 1 में इससे पहले हमने एक हमारी मेथड कंप्लीट की, का नाम था अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। प्रोसेस कोस्टिंग के अलग अलग से जो चैप्टर्स हमने इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, उसमें प्रोसेस कोस्टिंग 1 में दो मेथड की मैंने बात की थी। एक मेथड थी अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जो हमने आगे 3 लेक्चर में कंप्लीट की है। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करे हुए। अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप आगे के लेक्चर्स भी देख लेना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें रेगुलर अभी लेक्चर्स आते हैं। और आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें भी मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दूसरे मेथड, जो है मेथड प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स। प्रोसेस अकाउंट्स बनाने की मेथड्स, बराबर। ए मेथड के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये मेथड के अंदर हमें क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे फॉर्मेट बनाने हैं, फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सब ध्यान से पहले मेथड पढ़ना है। एक बार आपको मेथड अच्छे से दिमाग में है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है बढ़ाने की, या हम जो भी बात आपसे समझा रहे हैं उसमें मेरा हमेशा से ये मानना है कि आपको अगर मेथड जो है वो एक बार समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। बस बाकी प्रैक्टिस करना है कि कोई क्वेश्चन में कुछ नया नया पॉइंट जो भी आने वाले हैं वो, बराबर। बाकी हर एक क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो 70 to 80% सब एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो बचता है वो अलग से कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन दे दिया या कुछ ऐसा एडजस्टमेंट दे दिया, वही फिर हमको ध्यान में रखना है। तो आप इस स्ट्रेटजी से जाओगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, वो आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा प्रोसेस अकाउंट के जितने भी प्रोसेस है उसका सबका अलग अलग से लेजर बनाना है। मतलब प्रिपेयर सेपरेट प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस। अगर आपको क्वेश्चन में 4 प्रोसेस दी है तो 4 प्रोसेस के अकाउंट बनाने हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट एबनॉर्मल वेस्टेज गेन इफ नॉर्मल वेस्टेज इनपुट इंट्रोड्यूस यूनिट एंड एक्चुअल आउटपुट ऑल आर वन। अब ये स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको शुरू यहाँ से ही करना है। इसमें मैंने ये बताया गया है कि कैलकुलेट एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन। आपको एबनॉर्मल वेस्टेज या तो एबनॉर्मल गेन, या वेस्टेज आएगा या गेन आएगा, वो कैलकुलेट करना है। पर कब? इफ क्वेश्चन में आपको नॉर्मल वेस्टेज, इनपुट या तो इंट्रोड्यूस यूनिट और एक्चुअल आउटपुट, ये 3 चीज़ें दी गई है, तब ही आपको ये कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा करनी नहीं है। कौन से 3 वर्ड्स याद रखो? 3: नॉर्मल वेस्टेज, इनपुट या तो इंट्रोड्यूस यूनिट और एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी गई होनी चाहिए इन द क्वेश्चन। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? तो इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखेंगे इनपुट यूनिट, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज जब माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें नॉर्मल आउटपुट। उसमें से हम एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे। अब जो आंसर जो है वो आपका जो प्लस में आया तो वो कहलाता है एबनॉर्मल वेस्टेज। अब आंसर आपका माइनस में आ गया, नेगेटिव आया, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब नॉर्मल वेस्टेज क्या है ये? तो नॉर्मल वेस्टेज ये है कि ऐसा वेस्टेज है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है।
जैसे कि कुछ रॉ मटेरियल हमने प्रोसेस में इनपुट किया तो उसमें से कुछ वेस्टेज निकलने वाला ही है, वो पहले से मालूम ही है हमको बाय नेचर, बराबर। वो हमें मतलब कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया था, जब प्रोसेस कॉस्टिंग की मेथड समझाई तब फर्स्ट लेक्चर में आप याद करना, समझाया था कि प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिया था कोकोनट ऑयल का। तो उसमें हमारा रॉ मटेरियल होता है कोकोनट। अब जब उसको हम क्रशिंग की प्रोसेस में डालेंगे तो उसमें से जो उसका कचरा निकलने वाला है वो वेस्टेज ही है, तो हम अवॉइड नहीं कर, अनअवॉइडेबल है, उसको में कचरे में डालना ही है। तो ऐसा जो वेस्टेज होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज, यानी कि ये अनअवॉइडेबल है बट हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू। यस, उसके रियलाइजेबल वैल्यू है। वेस्टेज को आप ऐसे एक भंगार में भी बेच दोगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बराबर। तो ऐसा होता है नॉर्मल वेस्टेज। बाय पास्ट एक्सपीरियंस इट इज अज्यूम्ड। आप जो भी मैन्युफैक्चर करते हो, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, उसके आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये एज्यूम कर सकते हो कि इतना नॉर्मल वेस्टेज होगा ही, मतलब एक एस्टिमेट हम कर सकते हैं। दूसरी चीज एक होती है वेट लॉस। ये हमारा डाइटिंग वाला वेट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग में बात कर रहा हूँ कि वेट लॉस क्या होता है। जितना भी हमने इनपुट मटेरियल डाला है उतना ही आउटपुट मिलेगा, ऐसा कहीं होता नहीं है। उसके वजन में कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे कोई केमिकल हो गया, तो केमिकल आप इनपुट करोगे तो उसमें बाय नेचर कुछ प्रोसेस ऐसी होती है कि वो बाष्पीभवन हो जाता है, रिवोपर्शन हो जाता है, तो ये वेट लॉस कहलाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉस इन वेट अकर्स। वजन में कुछ कमी होती रहती है, उसको ये वेट लॉस कहते हैं। उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है क्योंकि वो होता ही नहीं है, ही नहीं है। जितना केजी, जितना टन मैंने इनपुट किया उसके अंदर प्रोसेस हुई तो उसका वजन कम होता ही। क्यों? क्योंकि उस पर नॉर्मल वेस्टेज निकल जाएगा। और कुछ ऐसे बाय नेचर प्रोसेस होगी कि जो हवा में उड़ जाएगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, तो बोलते हैं वेट लॉस। ये भी बाय पास्ट एक्सपीरियंस हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको ये रिपीट करना है, याद रखना है। 2 वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको 2 टर्म समझाए, नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है और वेट लॉस क्या होता है। चलिए अब पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन, मतलब यहाँ पे तीसरा स्टेप हमारा आता है कि हमको पर यूनिट कॉस्ट काउंट करनी है किसकी, एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन, जो भी हमारे सेकंड स्टेप में मिला है हमको उसका। कैसे? तो टोटल एक्सपेंस, मतलब प्रोसेस का जो टोटल एक्सपेंस होगा वो लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज की जो सेल्स वैल्यू मिलेगी, जो छोटी सी अमाउंट होगी पर वो सेल्स होगा, तो वो माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट, तो हमें पर यूनिट एक कॉस्ट मिल जाएगी। नॉर्मल वेस्टेज है उसकी रियलाइजेबल या तो सेल्स वैल्यू होती है। एब नॉर्मल जो वेस्टेज होता है वो होता है एज पर कॉस्ट वैल्यू। यहाँ पे हमने देखा ना पहले कि उसके हम यूनिट वाइज कॉस्ट गिनेंगे। तो याद रखना है कि नॉर्मल वेस्टेज जो है उसकी क्या होती है, रियलाइजेबल वैल्यू या तो सेल वैल्यू होती है, वो उस पर काउंट किया जाता है, उसके पे कैलकुलेशन होता है। बट एब नॉर्मल वेस्टेज जो होता है कैसे होगा, कॉस्ट वैल्यू, जो कॉस्ट हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब देखते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो होता है वो होता है वेस्टेज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, इज नॉन एज एबनॉर्मल वेस्टेज। मतलब देखो नॉर्मल वेस्टेज क्या था, नॉर्मल वेस्टेज ये था कि जो हमको पास्ट एक्सपीरियंस से मालूम है, हमको पता है कि इतना तो वेस्टेज होगा ही, बट जब प्रोसेस कंप्लीट हुई तब पता चला कि वेस्टेज ज़्यादा हो गया। तो जितना हमने नॉर्मल एज्यूम किया था, एस्टिमेट किया था, उससे ज़्यादा जो भी हुआ है उसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज। और अगर कम हो गया वेस्टेज तो उतना प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल गेन। जो हमने माना ही नहीं था पर वो मिल गया, बाय प्रोसेस कुछ भी हुआ तो मिल गया। ठीक है, तो अब एबनॉर्मल वेस्टेज जो होता है क्या होता है, वो एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज से जो ज़्यादा हुआ हो। इसकी कॉस्ट क्या होती है, इस कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट प्रोडक्शन। इसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ऐड करेंगे नहीं, इट कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इसकी कॉस्ट हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना नहीं है। हमको छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन एबनॉर्मल वेस्टेज, एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, इसमें भी आप लिख सकते हो सारे पॉइंट। द कॉस्ट ऑफ सच एबनॉर्मल वेस्टेज शुड बी वैल्यूड एज इफ दे आर गुड यूनिट्स एंड क्रेडिटेड टू दैट प्रोसेस अकाउंट एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड। इसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है एबनॉर्मल वेस्टेज के, हम अलग से लिखेंगे, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे प्रोसेस की, और उसका जो भी क्रेडिट अमाउंट होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो प्रोसेस में हम प्रोसेस की कॉस्टिंग में उसको ऐड करेंगे नहीं। एबनॉर्मल गेन क्या है? एबनॉर्मल गेन है द आउटपुट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आउटपुट इज नोन एज एबनॉर्मल आउटपुट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आउटपुट। हमने जितना आउटपुट डिसाइड किया था उससे ज़्यादा मिला, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। It is valued just like abnormal wastage, but it is written on the debit side of production, sorry process account। इस ध्यान में रखने वाली बात सही में ये है कि अगर आपको एबनॉर्मल वेस्टेज मिला तो उसको आपको कहाँ पे लिखना है? एबनॉर्मल वेस्टेज कहाँ पे लिखना है? क्रेडिटेड टू प्रोसेस। और एबनॉर्मल गेन मिला तो उसको आपको लिखना है आपको लिखना है डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने 10,000 इनपुट किया, 10% नॉर्मल वेस्टेज है मेरा, तो 1,000 हो गया, तो 9,000 आउटपुट मिलने वाला है, बट एक्चुअल मिला मुझे 8,500। तो यहाँ पे देखो माइनस में आंसर आया ये 500, तो ये हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज। सॉरी देखो ये अब सिंपल एक नॉर्मल वे से समझो, बेसिक्स द कॉमन सेंस है। 10,000 यूनिट मैंने इनपुट किया था, 10% नॉर्मल वेस्टेज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि 10% होने वाला है, तो वो गया 1,000, मतलब नॉर्मल आउटपुट मिल गया 9,000 मिलने वाला है, बट एक्चुअल जब प्रोसेस हुई तो मिला मुझे 8,500, मतलब 500 क्या हो गया? कम मिला। कम मिला तो वो वेस्टेज ज़्यादा है, जो नॉर्मल वेस्टेज मैंने किया था उस माना था उससे ज़्यादा, तो ये नॉर्मल वेस्टेज हो गया। बराबर। ये प्रोसेस कॉस्टिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे नहीं, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रोसेस अकाउंटिंग में, अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब इनपुट डाला मैंने 10,000, 10% माइनस कर दिया, आउटपुट 9,000 होगा, बट आउटपुट मिला 9,200। तो देखो माइनस में आंसर मिला यहाँ पे, मतलब मिलना था मुझे 9,000 और हो गया 9,200, यानी कि जो वेस्टेज मैंने माना था कि 1,000 होगा उससे कम हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा आउटपुट मिला। तो 200 जो होता है वो हो गया एबनॉर्मल गेन, उसको हम लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है। आप ये जो सारी चीज़ें मेथड की जो है ना, आप नोट्स बनाना, अभी पीडीएफ का और ये वीडियो का ज़माना है, तो आप लिखना भूल मत जाना। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट बनाना, आपको काम आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है। और बाय साइकोलॉजी भी माना गया है कि जो आप लिखते हो वो आपको याद रहना, उसकी संभावना बढ़ जाती है। आप देखो पढ़ो वो अच्छी बात है, लेकिन आप लिखो भी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके कुछ भी करके आप अच्छे से नोट बनाओ। ठीक है। अब आते हैं अकाउंट, कैसे अकाउंट बनाना है। प्रोसेस अकाउंट इस तरह से कुछ बनेगा। सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट बनेगा, उसमें डेबिट साइड लिखेंगे हम इनपुट यूनिट। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट दोनों साइड दो कॉलम है यूनिट के और अमाउंट के। सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट यूनिट, तो उसमें यूनिट भी आएगा अमाउंट भी आएगा। फिर मटेरियल, यानी कि ये देखो ये इनपुट जो है वो हमारी आगे की प्रोसेस में जो आया वो है, या सबसे पहली प्रोसेस जो है तो उसमें जो रॉ मटेरियल ऐड किया वो है। फिर कुछ अलग से मटेरियल ऐड किया तो वो आ जाएगा, लेबर का खर्चा आ जाएगा, उसमें देखो यूनिट नहीं लिखा है, यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं होता है। सबसे पहले हमने जो इनपुट यूनिट डाला वही है, उसके बाद यूनिट नहीं आएगा। लेबर है, ओवरहेड है। अब देखो यहाँ पे आ गया नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो हमको कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड। इसका यूनिट आएगा और इसकी अमाउंट भी आएगी, और इसकी अमाउंट जो है इसके लिए मैंने आपको आगे बताया था, यहाँ पे फिर से आपको मैं वहाँ पे ले जाता हूँ कि मैंने ये समझाया था। यहाँ पे देखो सॉरी दूसरी स्लाइड आ गई।
जस्ट यस, पर यूनिट कॉस्ट। देखो ये मैंने यहाँ पे नोट आपको करवाया था कि नॉर्मल वेस्टेज जो है उसको कौन से कैसे करेंगे हम, सेल वैल्यू में करें। सेल वैल्यू यानी कि आपको क्वेश्चन में दी होगी, वो सेल वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज का। अगर एब नॉर्मल गेन है तो आप लिखोगे डेबिट साइड, उसके भी यूनिट आएंगे जो हमने कैलकुलेशन किए वहाँ से, पर उसकी जो ये वैल्यू हम काउंट जब करोगे तब वैल्यू कौन सी काउंट करोगे, कौन सी मल्टीप्लाई करोगे आप में, यहाँ पे पहले स्टेप में कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, उसमें सेल वैल्यू आपको दी नहीं गई होगी, आपको कॉस्ट वैल्यू लेना, ठीक है। अगर आ गया एबनॉर्मल वेस्टेज तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। दोनों कभी एक प्रोसेस में नहीं आते, याद रखना, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है इसलिए मैंने दोनों साइड लिखा है और हाईलाइट भी किया है। अगर एबनॉर्मल गेन आया तो डेबिट, अगर एबनॉर्मल वेस्टेज आया तो क्रेडिट, और दोनों में कौन सी वैल्यू लेनी है, कॉस्ट वैल्यू। नॉर्मल वेस्टेज में कौन सी लेनी है, सेल वैल्यू। चलिए, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो इस प्रोसेस में जो भी हमको आउटपुट मिलेगा हम करेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस का अकाउंट बनेगा। अच्छा, अगर देखो आपको एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट पूछा गया है तो आप ऐसे बनाओगे एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट, बहुत ही सिंपल है। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे। मैं पहले आपको दोनों पूरी तरह से दिखा देता हूँ फिर समझा। देखिए, चलो सबसे पहले हम आते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज के ऊपर। अगर देखो यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट जो है इसमें डेबिट साइड किया है कि ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, तो एबनॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे कहाँ पे लिखा है हमने, क्रेडिट, तो जब उसके अकाउंट में जाएगा तो क्या आएगा, डेबिट। जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस 1 2 3 वो आपको लिखा, उसकी सेल्स वैल्यू आपको एग्जाम्पल में दी गई होगी, उसका यूनिट और सेल्स वैल्यू, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज की जो सेल वैल्यू थी वो सेल वैल्यू लेके आपको यहाँ पे लगना। प्रोसेस अकाउंट में कौन सी वैल्यू से लिखना है, कॉस्ट वैल्यू से, पर उसका अकाउंट जब बनाओगे आप एबनॉर्मल वेस्टेज का, तब यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज की सेल वैल्यू लेनी है। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, वो आपको ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट। कुछ इस तरह से आपका एबनॉर्मल गेन अकाउंट आएगा, यहाँ पे डेबिट है तो वो आएगा क्रेडिट। सेल्स वैल्यू सामने लिखनी है जैसे नॉर्मल वैल्यू की, नॉर्मल वेस्टेज की थी जो वो, और फिर आपका जो प्रॉफिट या तो लॉस जो भी आए उसको आपको ट्रांसफर कर रहा है P&L अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से हमें 3 अकाउंट एक प्रोसेस के हुए ये। अब आपको एग्जाम्पल में दी गई है 3 प्रोसेस, तो प्रोसेस 1 के लिए ऐसा प्रोसेस 1 अकाउंट बनेगा, उसमें जो लॉस आया उसका एबनॉर्मल लॉस वेस्टेज अकाउंट बनेगा, अगर गेन आया तो गेन अकाउंट बनेगा। सेम टू सेम आएगा प्रोसेस नंबर 2 में। खाली चेंजेस क्या है, तो चेंजेस ये है कि यहाँ पे मैंने दिया है कि इनपुट यूनिट मटेरियल, ये इनपुट यूनिट यहाँ पे दिया है, उसकी जगह अगर मैं ये प्रोसेस अकाउंट 2 बना दूँ तो यहाँ पे खाली चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा और क्या आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 क्या आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, क्योंकि इसमें कुछ नया मटेरियल हम नहीं डालते, सबसे पहले यूनिट नहीं डालते, ऑलरेडी एक प्रोसेस होके आया है वो डालते, तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। बाकी सब ऐसे ही, कोई चेंजेस नहीं, मतलब वो प्रोसेस का जितना मटेरियल ऐड किया, जितना लेबर ऐड किया, जितना ओवरहेड ऐड किया, लॉस आया या सॉरी वेस्टेज आया या गेन आया, वो फिर ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। अब सेम टू सेम प्रोसेस 3 का अकाउंट वहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, तो सब खर्चा डालेंगे और फिर उसके बाद जाएगा फिनिश गुड्स में, तो फिर यहाँ पे लग देंगे हम ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड। फिर फिनिश गुड्स का अकाउंट आएगा, फिनिश गुड्स के अकाउंट में यहाँ पे आएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 3, और फिनिश गुड्स में पैकिंग वगैरह का जो भी खर्चा लगेगा वो, फिर यहाँ पे आएगा सेल। तो इस तरीके से हम इस मेथड को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे से जो भी लेक्चर आएंगे हम उसमें सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको ये ध्यान से मेथड समझना है और मेथड याद रखना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप है कि हर एक प्रोसेस का अकाउंट सेपरेट बनेगा, कैलकुलेट करना है आपको एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन
कब? अगर क्वेश्चन में नॉर्मल वेस्टेज, इंट्रोड्यूस यूनिट, इनपुट यूनिट या एक्चुअल आउटपुट इस 3 आइटम दी है तो ही, और इस तरीके से वो कैलकुलेट करना है। नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है वो समझना है, फिर पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन की आपको कैसे निकालनी है। तो टोटल एक्सपेंस, अब ये समझाओ। चलो ये टोटल एक्सपेंस कैसे आया? तो टोटल एक्सपेंस मतलब हमारा जो प्रोसेस अकाउंट था, हमने अभी जो फॉर्मेट में देखा कि ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब इसका जो टोटल आएगा, ए कॉलम का जो टोटल आएगा उसको, उसमें से हम माइनस करेंगे ये नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू, तो मिल जाएगा हमको टोटल एक्सपेंस यानी टोटल एक्सपेंस माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। इनपुट यूनिट और नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट वो भी हमें प्रोसेस अकाउंट के अंदर से ही मिल जाएगा। यहाँ पे हमने डाला होगा इनपुट यूनिट, ये हो गया हमारा नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट, इस यूनिट में से इस यूनिट माइनस कर देंगे, तो जो मिलेगा वो हो जाएगी हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन। ठीक है, चलो तो ध्यान से ये पूरी नोट बना लेना है, आपको नोट्स बना लेना है। स्टेप 1 से लेके स्टेप 1 2 3 ये 3 स्टेप है, वो आपको देखना है। नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है वो समझना है, एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन, फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो याद रखनी है, और ये अकाउंट के फॉर्मेट यानी कि जो लेजर हम बनाएंगे प्रोसेस 1 2 3 और फिनिश गुड्स, उसको भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, बट तब तक आपको ये सारी नोट्स कंप्लीट करनी है और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए गुड